गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। मैं रोजी छाबड़ा, पीजीटी बायोलॉजी, जीजीएचएस हसनपुर तावड़ू नू से। बच्चों, हमने अपने आसपास कई प्रकार की चीजें देखी, राइट? जैसे पेन हो गया, पेंसिल, या हम डोर्स ले लें, कार्स हो गई, मोबाइल फोन्स, चेयर्स, टेबल एक्सेट्रा देखे हैं। और इसके साथ साथ में हमने कई जीव जंतु भी देखे हैं, जैसे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं। अगर हम इन्हें ग्रुप करें, अगर हम कंसिडर करें पेन को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें कि भाई क्या पेन के अंदर या बुक है या दरवाजा है, क्या इनके अंदर श्वसन होता है? श्वसन मीन्स क्या ये सांस लेते हैं? तो आंसर है नो। क्या इनमें वृद्धि होती है? क्या इनकी बॉडी ग्रो करती है? नहीं। इन्हें भोजन की आवश्यकता भी नहीं होती है ऊर्जा के लिए, और इनके अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स भी नहीं जनरेट होते इनकी बॉडी के अंदर, जिन्हें ये टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकालते हैं, राइट? तो इन्हें उत्सर्जन की आवश्यकता भी नहीं है। और इसी तरीके से ये गति भी नहीं करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार ये गति नहीं कर सकते जब तक इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम एनिमल्स को देखें, बर्ड्स को या इंसेक्ट्स को, तो हम देखेंगे कि इनके अंदर श्वसन होता है, ये वृद्धि भी करते हैं, मतलब इनकी बॉडी ग्रो करती है, इन्हें भोजन की आवश्यकता भी होती है ऊर्जा के लिए, और ये उत्सर्जन भी करते हैं, और अपनी इच्छा अनुसार इनमें गति भी होती है, मतलब ये अपनी इच्छा से जो है मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम अपने आसपास इन सभी चीजों को दो ग्रुप्स में बांट देते हैं, वो है निर्जीव और सजीव। जो निर्जीव होते हैं ना वो श्वसन करते हैं, ना वृद्धि करते हैं, ना उन्हें भोजन की आवश्यकता है, ना ही वो उत्सर्जन करते हैं, और ना ही अपनी इच्छा अनुसार गति कर सकते हैं। और दूसरी ओर जो सजीव होते हैं वह उनमें श्वसन भी होता है, वृद्धि भी होती है उनके शरीर में, उन्हें भोजन की आवश्यकता भी होती है, वह उत्सर्जन भी करते हैं। जो वर्ज्य पदार्थ या मतलब हम कहें वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर बनते हैं वो उन्हें एक्सक्रीट भी करते हैं, और गति भी अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। सो इन बेसिस पे हमें और पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है, और वो ये है कि जो जीव है उनके कुछ अभिलाक्षणिक गुण हैं, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि ये जो भी चीज है ये निर्जीव है और ये सजीव है। श्वसन यानी कि सांस लेना, राइट? सांस अंदर लेना, सांस छोड़ना। इसके अलावा पोषण, फिर गति करना, वे अपनी इच्छा अनुसार गति भी कर सकते हैं। उत्सर्जन, जो वर्ज्य पदार्थ उनकी बॉडी के अंदर बनते हैं उनको वो टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसके साथ साथ में और भी कई प्रक्रम जुड़ते हैं। तो ये हम कह सकते हैं मोटे तौर पे कि ये जीवों के अभिलाक्षणिक गुण हैं। सो इस चैप्टर में आज का जो हमारा ये चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे उन सभी प्रक्रमों के बारे में जो कि एक जीव के लिए आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं कोशिका की संख्या के आधार पे। वो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि एक कोशिकीय जीव, और दूसरे हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि बहुकोशिक जीव। तो चाहे जीव एक कोशिक है चाहे जीव बहुकोशिक है, उन सभी की शारीरिक संरचना सुसंगठित होती है। सुसंगठित का अर्थ है मींस कि उनकी बॉडी के अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गन्स हैं। अगर हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी बहुकोशिक जीवों की बात करते हैं तो हमें पता है कि उनके बॉडी के अंदर एक वेल डेवलप्ड हायरार्की है। कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तकों से अंग, अंग से अंगतंत्र, राइट? और इसी कोशिकीय जीव हैं, उनके अंदर बहुत सारे कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। पर क्या होता है कि समय के साथ साथ ये जो शरीर का संगठन है ये विघटित होने लगता है। विघटित होना मतलब टूटने लगता है, या इसे मरम्मत की मींस के रिपेयर की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमारी बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में जहाँ कहीं पे भी मरम्मत की आवश्यकता है, जहाँ कहीं पे भी रक्षण की आवश्यकता है, वहाँ पे हमारे उन ऑर्गन्स को, उन सिस्टम्स को रिपेयरिंग भी मिलती रहे और उनको प्रोटेक्शन भी मिले। तो ऐसे सभी प्रक्रम जो कि एक जीव के जीवित रहने के लिए, उसके शारीरिक संरचना के संगठन के मरम्मत के लिए आवश्यक है, उन्हें हम कहते हैं जैव प्रक्रम।
वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मीन्स लाइफ प्रोसेसेस क्या है? दे आर द बेसिक प्रोसेसेस which are necessary for maintaining life of an organism. So पहला जैव प्रक्रम है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं उन सभी को एनर्जी पाने के लिए, ऊर्जा के लिए भोजन लेने की आवश्यकता होती है। पर सभी जीवों का जो पोषण विधि है या कह लीजिए खाना लेने का तरीका और जो खाना वो खाते हैं वो एक जैसा नहीं होता है। तो सबका सम टोटल करके हम बहुत ही सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि कोई भी जीव जो है वो अपना जो भोजन जैसे प्राप्त करता है और फिर उसका प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? पोषण। It is the process of taking food by an organism and its utilization by the body, means by the body of the organism for its life processes. फिर इसी तरीके से दूसरा है श्वसन यानी कि respiration, the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. जो हम भोजन ग्रहण करते हैं पचने के बाद वो हमारी बॉडी के सेल्स में चला जाता है, कोशिकाओं में चला जाता है, जहाँ पे उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन होता है और उससे ऊर्जा बनती है। इस पूरे प्रक्रम को, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? श्वसन या रेस्पिरेशन। देन नेक्स्ट कम्स वहन जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरीड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, या कह लीजिए उन ऑर्गन्स से लेके जाया जाता है जहां से फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, या फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, इन्हें हमारी कोशिकाओं तक यानी कि सेल्स तक पहुंचाया जाता है। उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, उन्हें समय के साथ शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। सो द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, राइट, उसे क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। तो ये बेसिक 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में थारोली स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो कंसर्न होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे पहुंचने से पहले हम पोषण को एक बार फिर से देखते हैं, न्यूट्रिशन को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए पोषण क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि। ठीक है ना, कि पहले जो जीव है वो अपना भोजन ग्रहण करेगा और फिर उसको उपयोग करेगा। उपयोग इन द सेंस उसको पचाएगा या सरल रूप में ही लेगा और फिर उससे एनर्जी प्राप्त करेगा उसके दहन के द्वारा। उसे हम क्या कहते हैं? पोषण। वह पदार्थ जो हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण करते हैं, मतलब कि अब बात आ गई कि भोजन क्या है। भोजन हम किसे कहेंगे? वह पदार्थ जो कि एक जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण करता है उसे भोजन यानी कि फूड कहते हैं। सो process by which food is consumed by the organism in the body and utilizing the nutrients from the food is called nutrition. जो पोषण है वो फिर मेजर 2 टाइप्स का होता है और वो है, पहला है स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है विषम पोषण हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये फिर फर्दर टाइप्स का होता है जिनमें कुछ टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला है होलोजोइक पोषण, देन नेक्स्ट कम्स मृतजीवी पोषण या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वन इज परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए ऑटो वर्ड का क्या मतलब होता है? खुद से, ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे स्व और स्व का अर्थ भी यही है, खुद, मतलब कि ऐसी पोषण विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। वो अपना भोजन स्वयं बना रहा है, वो अपने भोजन के लिए कच्ची सामग्री पे किसी और जीव के ऊपर निर्भर नहीं है।
ऐसी पोषण विधि को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। और वह जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी जीव, उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी जीव। उसका उदाहरण है पादप यानी कि पेड़ पौधे। देखिए, पादपों को हम स्वपोषी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनसे बनाते हैं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। पौधे क्या करते हैं? ये सरल कार्बनिक पदार्थ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। Autotrophic nutrition is a type of nutrition in which an organism prepares its own food from simple inorganic material like water, carbon dioxide with the help of chlorophyll and sunlight. विषम पोषण यानी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये स्वपोषण का उल्टा है। देखिए, स्वपोषण में जो जीव था वो अपना भोजन स्वयं बना रहा था अकार्बनिक पदार्थों से, जैसे उदाहरण थे पेड़ पौधे। पर जो विषम पोषण है उसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होता है। कुछ जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की पोषण विधि जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होते हैं, विषम पोषण कहलाता है। A type of nutrition in which organism is dependent on other organisms for its food directly or indirectly is known as heterotrophic nutrition. तो जैसे अभी हमने देखा कि पोषण के मुख्यतः दो प्रकार हैं, तो इनको अगर हम कंपेयर करें तो हमें याद रखना और इजी हो जाएगा। देखिए, स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे? सरल अकार्बनिक पदार्थों से, राइट? जैसे कि पेड़ पौधे हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल से, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और जिस प्रक्रम द्वारा वो अपने भोजन को बनाते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। वहीं दूसरी ओर विषम पोषण यानी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें जीव जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वे अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होता है। वो अपना भोजन दूसरे जीवों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्राप्त करता है। तो आगे अब हम चलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का कंबाइन करके अपना भोजन बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को रिएक्शन होता है जिसमें ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। साथ ही साथ वाटर यानी कि पानी भी बनता है। तो जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है उसमें हमारे अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और उत्पाद कौन से हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं उसमें से जो ऑक्सीजन है उसका प्रयोग पौधा जो है अपने श्वसन क्रिया में भी करते हैं, और जो शेष यानी कि बच गई ऑक्सीजन है उसे वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। और इसी तरीके से उन्हें जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है उतना ग्लूकोज वो यूज कर लेते हैं, और उसके अलावा जो ग्लूकोज बच जाता है वो उसे भंडारित करके रख लेते हैं। प्लांट्स के अंदर जो एक्स ग्लूकोज है, अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, उसे मंड के रूप में यानी कि स्टार्च के रूप में भंडारित करके रखा जाता है। और वही जो एनिमल्स हैं, जैसे हम लोग भी जब खाना खाते हैं तो जरूरी तो नहीं जितना हमने खाना खाया उतना हम यूटिलाइज कर लेते हैं, जो बच जाता है उसे हमारी बॉडी स्टोर करके रखती है।
तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज है उसे लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखा जाता है। फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किन चीजों की आवश्यकता है, हम एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड होने चाहिए जो वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायु से। फिर जल जैसे वो प्राप्त करते हैं मृदा से। क्लोरोफिल, ये एक हरे रंग का वर्णक होता है, ये इट इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट और ये ज्यादातर पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। और इसके साथ साथ चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश। अच्छा, क्लास 9th में आपने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था, राइट? प्लांट सेल्स में कई सारी ऑर्गेनेलीज हैं। उनमें से एक ऑर्गेनेली है जिसका एक बहुत स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ हमारे इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि क्लोरोफिल कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है? जी हाँ, क्लोरोफिल पाया जाता है प्लेस्टिड्स में, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि क्लोरोफिल की क्या भूमिका है प्रकाश संश्लेषण के अंदर। मींस के जो सूर्य का प्रकाश है वो तो ऊर्जा दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे क्लोरोफिल क्या काम कर रहा है? क्लोरोफिल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए ऊर्जा उपलब्ध करवाई जा सके। तो क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण में क्या भूमिका होती है? ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए ऊर्जा उपलब्ध करवाता है। आपने चैप्टर 1 में अपचयन के बारे में पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में कौन कौन से चरण होते हैं। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और वो कैसे होता है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का बारे में हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल का क्या कार्य है कि ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स दिन के समय में सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण करते हैं, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं और फिर उस प्रकाशीय ऊर्जा का मींस लाइट एनर्जी का यूज करते हैं पानी के कणों को, जो जल के अणु हैं उनको तोड़ने में। वो जल के अणुओं को तोड़ते हैं प्रकाश के ऊर्जा की सहायता से, किसके अंदर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सो जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में, उसका प्रयोग कहाँ होता है? जल के अणुओं को तोड़ने में, वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करने में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर ये हाइड्रोजन ऐड कर दी जाती है, जिसके कारण ग्लूकोज बनता है। और क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में, इस रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए इसे रिडक्शन रिएक्शन या हम अपचयन भी कहते हैं। ये देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसके दौरान सबसे पहले क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सनलाइट। इसके बाद प्रकाश ऊर्जा जो उसने अब्जॉर्ब की है वो उसे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए वो क्या करता है? सबसे पहले जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित करता है। अपघटित मतलब ब्रेक करता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होता है। सो इसके साथ हम देखते हैं कि जो तो एक बार हम फिर से देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होने वाली प्रमुख घटनाएं हैं वो क्या है। पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकंड है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। मींस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करके उसको ग्लूकोज बना दिया जाता है, राइट। सो पर
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सभी पौधों में ये चरण एक ही समय में होते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी पौधों के अंदर ये चरण एक ही समय में होंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक डेजर्ट का पिक्चर है। डेजर्ट्स के अंदर, डेजर्ट्स यानी कि मरुस्थल, रेगिस्तान, इन यहाँ पे कैसी कंडीशंस होती हैं? अगर हम यहाँ की कंडीशंस की बात करें तो यहाँ अत्यधिक तापमान है, हाई टेम्परेचर है, तेज धूप होती है, राइट, और साथ में पानी की कमी होती है। हम जानते हैं कि पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, और किसकी हेल्प से लेते हैं? रंध्रों की। रंध्र यानी कि स्टोमेटा, ये पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। रंध्रों के मेन कार्य क्या है? उनके मुख्य कार्य हैं वो है गैसों का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? दिन के समय में पौधे जो हैं वो अपने शरीर के तापमान के नियमन के लिए, एडजस्टमेंट के लिए अपनी बॉडी से वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो हीट उनके अंदर जनरेट होती है वो सनलाइट के कारण जो उनके शरीर में टेम्परेचर राइज होता है, उस हीट से वो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं और उसे वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो देखा है कि जो डेजर्ट्स हैं उनमें कैसी कंडीशंस हैं? अत्यधिक तापमान है, तेज धूप है, पानी की कमी है, राइट। तो ऐसे में अगर वो दिन के समय में रंध्र खोलते हैं, मतलब कि जो प्लांट्स डेजर्ट्स में ग्रो कर रहे हैं, अगर वो दिन के समय में अपने रंध्र खोलेंगे तो ऐसे में क्या होगा? बहुत ही कम समय में वो पानी की कमी के कारण मर सकते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, मरुस्थलीय पौधे हैं, वो क्या करते हैं? वो दिन के समय में स्टोमेटा बंद रखते हैं और रात के समय में स्टोमेटा को खोलते हैं। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें ये तीनों चरण एक ही समय में पूरे नहीं होते हैं। वह क्या करते हैं? रात के समय में जब अपने स्टोमेटास ओपन करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं जिसे मैलिक एसिड या मैलेट कहते हैं। और दिन के समय में ये क्लोरोफिल, इनका जो क्लोरोफिल है वो ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को अवशोषित करके उस मैलिक एसिड को अंतिम उत्पाद यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये जो डेजर्ट प्लांट्स हैं ये कौन सी पाथवे यूज करते हैं? ये एक स्पेशल पाथवे यूज करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए और उसे कहा जाता है कैम पाथवे। आइए अब हम कुछ क्रियाकलापों की सहायता से समझते हैं कि प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए कैसे आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले क्रियाकलाप में हम क्या करेंगे? हम गमले में एक शबलित पत्ती वाला पौधा लेंगे। शबलित मतलब वेरिएगेटेड लीव्स, जिसकी लीव्स पूरी तरह से ग्रीन ना होके कहीं पे वाइट के या दूसरे कलर्स के पैचेस हो। और फिर इस पौधे को हम 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखेंगे। इससे क्या होगा? उस पौधे के अंदर जितना भी मंड होगा, जितना भी स्टोर्ड फूड होगा, वो उसे उन 3 दिनों में यूज करेगा अपने आप को जीवित रखने में। और अब हम उस पौधे को 3 दिन बाद अंधेरे कमरे से निकालकर लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। फिर पौधे से एक पत्ती लेंगे, इसे हम कागज के ऊपर ट्रेस करेंगे और उस पे हम मार्क कर लेंगे कि कौन सा रीजन ग्रीन है और कौन सा नहीं। इसके बाद हम इन पे परफॉर्म करेंगे स्टार्च टेस्ट। तो आइए देखते हैं स्टार्च टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। पहले जो पत्ती हमने ली है उसे हम पानी के अंदर 10 से 12 मिनट तक अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल करने का पर्पस क्या है? पत्तियां जो होती हैं इनके ऊपर एक मोमी पदार्थ की परत होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, राइट। तो स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमें 2 काम करने हैं। पहला है इस क्यूटिकल की लेयर को रिमूव करना है, जो कि हम इसे पानी में बॉईल करके करेंगे। तो अब जैसे आप देख सकते हो पत्ती के टेक्सचर में काफी चेंज आ चुका है, राइट। इसके बाद
आगे हम इसी पत्ती को इथेनॉल में बॉईल करते हैं। इथेनॉल में क्यों बॉईल करते हैं? क्योंकि जो क्लोरोफिल है इसके अंदर वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, वो इथेनॉल के अंदर डिसॉल्व होगा। तो इथेनॉल में डिसॉल्व करते समय हमें ये ध्यान रखना है, इथेनॉल को हम डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे, क्योंकि इथेनॉल जो है वो गर्म करने पे, सीधा गर्म करने पे आग पकड़ लेता है। इसीलिए पहले हम एक बड़ा बीकर लेते हैं, उसमें वाटर को बॉईल करते हैं या वाटर बाथ लिया जाता है, उसमें पानी को बॉईल किया जाता है, और फिर एक छोटा बीकर जिसके अंदर इथेनॉल होता है उसको उसमें हम रखते हैं और इथेनॉल को बॉईल करते हैं। तो अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि जो पत्ती है इसके कलर में भी चेंज आया है, जो इथेनॉल है वो ग्रीन कलर का हो गया है। वो इस वजह से क्योंकि जो पत्ती के अंदर क्लोरोफिल था वो सब अब धीरे धीरे इथेनॉल में डिसॉल्व हो गया है। थोड़ी देर बाद जब हम ये पत्ती पूरी तरह से कलरलेस हो जाती है तो हम इसे बाहर निकालेंगे, ड्राई करेंगे। अब आप देख सकते हो अब ये पत्ती बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है, इसमें से इसका कलर बिल्कुल निकल गया है। अब इसे ड्राई कर दिया हमने। इसके बाद अब हम इस पे स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। आयोडीन की 1 या 2 ड्रॉप्स हम इस पत्ती के ऊपर डालेंगे। थोड़ी देर हम इसे थोड़ी देर बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो पत्ती है अब ये ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गई है, और इसमें आप देखोगे कि कुछ रीजन्स में ये ब्लू ब्लैक कलर बहुत प्रोमिनेंट है और कुछ रीजन्स में बहुत हल्का है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिन एरियाज में क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ था, और जिन एरियाज में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, राइट। तो इससे हम बहुत ही क्लियरली ये देख सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो जैसे हम जानते हैं कि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, राइट। और कैसे? उनकी पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। और रंध्र के कार्यों के बारे में भी अभी हमने पीछे जाना था कि रंध्र के मुख्य 2 कार्य हैं, वो है गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन। तो दिन के समय में जो पत्तियां हैं उनके रंध्र खुले होते हैं और उन रंध्रों के द्वारा जो पौधे हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रंध्र का खुलना और जो बंद होना है वो द्वार कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए रंध्र छोटे छोटे छेद हैं, पोर हैं पत्तियों की सतह के ऊपर, और इनके आसपास उपस्थित होते हैं राजमा के आकार की 2 कोशिकाएं जिन्हें द्वार कोशिका या गार्ड सेल्स कहते हैं। इन कोशिकाओं के अंदर जब पानी भर जाता है परासरण द्वारा तब ये कोशिकाएं फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं, और इसी तरीके से जब इनमें से पानी निकल जाता है तो ये कोशिकाएं जो है सिकुड़ जाती हैं और जो रंध्र है वो बंद हो जाता है। पौधे के दूसरे भाग जैसे जड़ और तना है, इनमें भी गैसों का आदान प्रदान होता है। इनकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से अब हम प्रकाश संश्लेषण पर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव को समझते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लगभग समान आकार के 2 गमले लेने हैं जिनमें एक जैसे समान आकार के पौधे लगे हों, और फिर इन दोनों गमलों को हमें 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखना है। इसके बाद 3 दिन अंधेरे में रखने के बाद हम इन दोनों गमलों को बाहर निकालेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। अब दोनों पौधों को अलग अलग बेल जार से ढक देंगे। एक पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। बेल जार के सिरों पर वैसलीन लगा दी जाएगी ताकि वो वायु रोधी हो जाए, मतलब कि बाहर की वायु जो है वो बेल जार के अंदर प्रवेश ना करे। लगभग 2 घंटे के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक पौधे में से एक पत्ती तोड़ी जाएगी और उन पर मंड का परीक्षण किया जाएगा। मंड का परीक्षण वैसे ही करना है जैसे अभी हमने पीछे वीडियो में देखा था।
मंड के परीक्षण पर आप देखेंगे कि जिस पौधे के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था उसमें प्रकाश संश्लेषण बहुत कम होता है। मतलब कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट ए, जिसके पास हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था वॉच ग्लास में, उसमें बहुत कम फोटोसिंथेसिस हुआ है प्लांट बी के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कुछ रोल रहा होगा। तो अब आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी के बारे में समझा दूं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये अपने आसपास की एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ अ मेन कंपोनेंट जिसके थ्रू ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो तो ग्लूकोज फॉर्मेशन भी नहीं होगा, या कह ले प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 1, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? उत्तर, जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम है पोषण, श्वसन, वहन तथा सर्जन। प्रश्न नंबर 2, पौधे किन पदार्थों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं? तो जैसे अभी हमने जाना है, जो पौधे हैं ये स्वपोषी जीव होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रम को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न नंबर 3, पोषण को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार लिखिए। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। प्रोसेस बाय विच द फूड इज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, वो है स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि विषम पोषण, जिसमें विषम पोषण फिर कई प्रकार का है जो कि है होलोजोइक पोषण, मृतजीवी पोषण यानी कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और परजीवी पोषण पैरासिटिक न्यूट्रिशन। प्रश्न नंबर 4, पौधों और जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में भंडारित होता है? उत्तर, पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज को मंड के रूप में भंडारित किया जाता है और जंतुओं में यानी कि जानवरों में जो है अतिरिक्त ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में भंडारित किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? उत्तर, पौधों में गैसों का प्रदान छोटे छोटे छिद्र जिन्हें रंध्र कहते हैं के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली प्रमुख घटनाएं लिखिए। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। सो इसके साथ हमारा आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।